हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे एंजियोग्राफी के कुछ स्टेप्स के बारे में कि एंजियोग्राफी में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती है कैथेटर एंजियो में, और उसमें किस तरह से पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर होते हैं डिस्चार्ज तक। आज उस बारे में बात करेंगे क्योंकि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और इस तरह के प्रोसीजर्स पर हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशंस किए, पर कभी स्टेप्स प्रोसीजर पर बहुत ज़्यादा हमने बात नहीं की। ज़्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है और करते कैसे हैं, ताकि एक बेसिक आइडिया उनको डेवलप हो जाए कि भाई ये एंजियोग्राफी में क्या क्या चीज़ वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसमें कैथेटर एंजियो और सीटी एंजियो में क्या डिफरेंस होता है, इससे कि भाई एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हालांकि कैथेटर एंजियो, सीटी एंजियो में क्या डिफरेंस है वो सब हमने ऑलरेडी 2-3 वीडियोज़ में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, तो आज उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, स्टेप्स ऑफ एंजियोग्राफी पर बेसिकली बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कैथेटर एंजियो यानी कन्वेंशनल एंजियो या रेगुलर एंजियो इसको बोलते हैं। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट को इसमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तो ये सीटी एंजियो से बड़ा डिफरेंस है कि बाकी एंजियोज के कंपैरिजन में इसमें पेशेंट को 2-3 घंटे एटलीस्ट एडमिशन की ज़रूरत है। प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है, उसमें पेशेंट को प्रोसीजर क्या होता है उस बारे में थोड़ा समझाया जाता है। पेशेंट को 3 घंटे खाली पेट रखा जाता है। ऐसा रखने का रीज़न ये है कि अगर प्रोसीजर के दौरान कोई कॉन्ट्रास्ट का एलर्जी हो या कोई प्रोसीजर के दौरान एंजियोप्लास्टी के टाइम कोई भी प्रॉब्लम हो, कॉम्प्लिकेशन हो, या कभी कभार पेशेंट की कंडीशन कोई कारण से बिगड़े, फेलियर वगैरह में जाए, तो उस समय पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें कई बार प्रॉब्लम्स हो सकती है पेशेंट को। कई बार वो जो पेट में खाना है वो अगर पेशेंट को ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें प्रॉब्लम बनता है। कभी अगर कॉन्ट्रास्ट एलर्जी की वजह से या किसी कारण से पेशेंट को सडनली वॉमिट वगैरह हो जाए, तो पेट में रखा हुआ खाना कई बार श्वास की नली में जा सकता है, जिससे पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। तो इसलिए एटलीस्ट 3 घंटे खाली पेट जरूरी है। काफ़ी जगहों पे तो पूरा ओवरनाइट फास्टिंग एक्सपेक्ट करते हैं, पर ओवरनाइट फास्टिंग में प्रॉब्लम ये होती है कि कई जगह पे प्रोसीजर एग्जैक्टली सुबह 8 या 9 बजे चालू हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब मान लीजिए आपने ओवरनाइट फास्टिंग किसी को करवाया, तो उसमें फिर पेशेंट एक्सपेक्ट करेगा कि भाई सुबह 8-9 बजे नाश्ते का टाइम है, मैक्सिमम 10 बजे तक उसका एंजियो हो जाना चाहिए। पर कई जगह पे क्या होता है कि दिन भर में कई केसेस होते हैं, कई जगह पे कैथ लैब चालू ही 9-10 बजे या 11 बजे होती है, तो वैसे में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि पूरी रात से पेशेंट फास्टिंग हो और फिर सीधे 12-1 बजे ही खाना खाए। तो उस टाइम पे पेशेंट को भूख ज़्यादा लग जाती है और कई बार हाइपोग्लाइसीमिक अगर पेशेंट हो जाए तो भी दिक्कत, डायबिटिक पेशेंट तो और ज़्यादा दिक्कत। तो वैसे पेशेंट्स में थोड़ा सा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो 3 घंटे एटलीस्ट खाली पेट रहे, उतना रहने से सफिशिएंट है। सुबह अगर 9-10 बजे आपको एंजियोग्राफी करना है तो 5-6 बजे आप चाहे तो हल्का नाश्ता कर सकते हैं। उसमें बहुत हेवी कुछ ना खाएं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खाएं, हल्की सी चाय या स्नैक, एक आध ब्रेड बिस्कुट इस तरह की चीज़ें आप ले लें तो आपको एटलीस्ट हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो। इसके अलावा आप जो बाकी सारी मेडिसिन है वो आप रेगुलर के हिसाब से ले सकते हो। खून पतला करने वाला दवा भी ले सकते हो। कुछ लोग का डाउट ये होता है कि क्योंकि इसमें पंचर वगैरह इन्वॉल्व है तो क्या खून पतला करने की दवा बंद करना चाहिए। यूजली बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एंटी कोएगुलेंट पे पेशेंट है, यानी कि जो वाल्व वगैरह के पेशेंट्स में एसिट्रॉम, वारफरिन, इस तरह की जो मेडिसिन दी जाती है वो यूजली कई बार बंद किया जाता है, या कई बार 2-4 दिन पहले उसको बंद किया जाता है। आईएनआर अगर 2 के आसपास हो तब तक चलता है, 2 से ऊपर अगर आईएनआर हो, पीटीआईएनआर, तो फिर कई बार दिक्कत हो सकती है, ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ सकता है। तो इसलिए वो एक थोड़ा सा इशू होता है। पर एंटी प्लेटलेट यानी एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, प्रासिक्वेल, टिक्लागर, ये सब मेडिसिन बंद नहीं की जाती है। उल्टा अगर एंजियोप्लास्टी प्लान्ड हो तो एक आध एक्स्ट्रा डोज इनका दिया जाता है ताकि एंजियोप्लास्टी में दिक्कत ना आए, प्लास्टी के दौरान क्लॉटिंग वगैरह ना हो, तो इसलिए उल्टा इसका एक्स्ट्रा डोज दिया जाता है। एंटी कोएगुलेंट मेडिसिन से थोड़ा दिक्कत आ सकती है, अगर आईएनआर बहुत ज़्यादा हो तो फिर उसे बंद करना पड़ता है। कभी कभी एक्स्ट्रा विटामिन के भी देना पड़ सकता है प्रोसीजर के लिए। आईएनआर लगभग 2 तक हो तो मैनेजेबल है। खासकर अगर आप रेडियल एंजियोग्राफी कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप पाँव से एंजियोग्राफी कर रहे हो तो फिर कभी कभी ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा होता है। कंपैरेटिवली देखा गया है कि हाथ की एंजियोग्राफी में पाँव की एंजियोग्राफी से ब्लीडिंग रिस्क कम होता है। तो वैसे केस में आप हाथ से अगर एंजियोग्राफी कर रहे हो तो उतना दिक्कत नहीं है। पाँव से कर रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा सावधानीपूर्वक पंचर करना पड़ता है ताकि ब्लीडिंग ना हो जाए। एंजियोग्राफी से पहले अगर पेशेंट को कोई चीज़ों का एलर्जी है या कोई चीज़ों का अगर उसको कॉन्ट्रास्ट वगैरह का या कोई दवा का पर्टिकुलर एलर्जी है तो उसे बता देना चाहिए। और ज़्यादातर स्टैंडर्ड प्रिपरेशन में एक एंटीबायोटिक का डोज, एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन का डोज, एक स्टीरॉयड पेशेंट को दे दिया जाता है ताकि बाई चांस भी अगर किसी को पता ना हो और बाई चांस कॉन्ट्रास्ट का अगर एलर्जी हो जाए तो मैनेज हो सके। कंपेरेटिवली इंजेक्शन देने के बाद एलर्जी होने का चांस काफ़ी कम रहता है। फिर भी हो सकता है, लेकिन आजकल नए जनरेशन के जो कॉन्ट्रास्ट वगैरह आते हैं उसमें काफ़ी अच्छी तरह से इनको प्रिपेयर किया जाता है। पुराने ज़माने में जब आयनिक कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा यूज़ करते थे तो फिर भी थोड़ा एलर्जी ज़्यादा देखने को मिलता था। आजकल कंपेरेटिवली उसका इंसिडेंस काफ़ी कम है। महीनों सालों में हम एक आध किसी केस में एलर्जी देखते हैं।
इसके अलावा पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है, इसमें पेशेंट का प्रॉपर प्रोसीजर एक्सप्लेन करके उसका कंसेंट लिया जाता है कि वो प्रोसीजर करवाने को रेडी है कि नहीं। उसके बाद फिर पेशेंट को रिस्क बेनिफिट समझाए जाते हैं। पेशेंट को हॉस्पिटल का गाउन दिया जाता है और पेशेंट या तो शावर करके वो गाउन को चेंज कर सकता है, और हाथ से या पाँव से जिस भी जगह से एंजियोग्राफी करना उस एरिया में जो बाल हैं उसको प्रॉपरली शेव करना रहता है, और एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से उसको चाहे तो क्लीन भी कर सकते हैं। वो ये वैसे बहुत ज़्यादा सोल्यूशन से क्लीन करना या शावर करना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर अगर ये करे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा हाइजीनिक रहेगा। और हॉस्पिटल का गाउन पेशेंट को दिया जाता है। आइडियली पेशेंट को भले हाथ से भी अगर एंजियोग्राफी करना हो तो भी पाँव को प्रिपेयर करके शेव करके रखते हैं। ज़्यादातर ऑपरेटर्स राइट हैंड और राइट फुट से एंजियोग्राफी करते हैं, दोनों में से एक जगह से, तो इसलिए ये एरियाज़ को पहले से क्लीन शेवन करके प्रिपेयर करके रखते हैं। ऐसा रीज़न करने का रीज़न ये है कि बाई चांस अगर आपने एंजियोग्राफी हाथ से करी और उस समय कोई कारण से ऐसा हुआ कि एंजियोग्राफी नहीं, कैथेटर जा रहा है या पास नहीं हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल, तो फिर आप तुरंत पाँव पर अगर आपको शिफ्ट करना हो तो कर सकते हो, तो उसमें उस समय पेशेंट को शेविंग और क्लीनिंग के लिए ना भेजना पड़े, तो इसलिए वो पहले से प्रिपेयर करके रखा जाता है। क्योंकि ओटी टेबल पे आप ये सब करने जाओगे तो कई बार इन्फेक्शन फैलने का या कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क बढ़ जाता है, तो इसलिए शेविंग वगैरह जो भी है वो पेशेंट का पहले से ही कर लिया जाता है। इसके अलावा पेशेंट को इसमें कोई एनेस्थीसिया वगैरह की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादातर किसी भी एंजियोग्राफी में, अनलेस पेशेंट बिल्कुल ही अनकोऑपरेटिव हो या बहुत ज़्यादा फेलियर में हो, जहाँ पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेना हो तो ही एनेस्थीसिया दिया जाता है, नहीं तो नहीं दिया जाता है। ज़्यादातर पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो एरिया में एंजियोग्राफी कर रहा है चाहे हाथ या पाँव, उसको उसी टाइम प्रोसीजर करने के सेम टाइम पे ही जस्ट पंचर करने से पहले एक छोटी सुई से इंजेक्शन दे दिया जाता है, और हाथ में लगभग 10 ml, पाँव में लगभग 2 से 5 ml ज़ाइलोकेन यानी लिग्नोकेन का सोल्यूशन होता है वो दिया जाता है। उससे वो एरिया लगभग 1-2 घंटे तक लगभग सुन रहता है। वो इंजेक्शन देने के 2 से 3 मिनट के बाद आप पंचर अगर करेंगे तो पेशेंट को उतना पता नहीं चलेगा, वो इंजेक्शन से तुरंत वो एरिया सुन हो जाता है। अगर पेशेंट बिल्कुल अनकोऑपरेटिव हो तो उसको सिडेशन दिया जा सकता है, नींद का इंजेक्शन या नींद की गोली दी जा सकती है ताकि वो रिलैक्स हो जाए। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा डर भी रहा है तो भी नींद का इंजेक्शन या नींद की गोली दी जा सकती है। किसी पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा पेन वगैरह भी होता है तो भी ये इंजेक्शन दिए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होने से या घबराहट होने से कई बार फिर पेशेंट को अनकोऑपरेटिव हो जाता है, वो प्रोसीजर करने नहीं देता। क्योंकि ये सारे प्रोसीजर क्या है, काफ़ी महीन प्रोसीजर्स हैं, तो इसमें प्रोसीजर के दौरान पेशेंट कोऑपरेटिव होकर लगभग 5-10 मिनट में प्रोसीजर हो जाता है। इन पेशेंट आराम से लेटा रहे तो ईजी है, अगर पेशेंट उस समय हिलता डुलता रहेगा तो प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। उसके बाद हाथ में या पाँव में जो एरिया को आपने सुन किया है वहाँ पे एक पंचर नीडल से आप एक छोटा सा छेद करते हैं, उसमें से एक वायर क्रॉस करते हैं, उसके बाद वो नीडल को निकाल लेते हैं, वो वायर के ऊपर से एक शीट या एक कैनुला पास करते हैं। जैसे अपन बॉटल जब लगाते हैं तो कैनुला जो लगाते हैं लगभग वैसा ही कैनुला होता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है, तो शीट बोलते हैं। शीट भी अलग अलग साइजेस में आते हैं, 5 फ्रेंच, 6 फ्रेंच, 7 फ्रेंच, इस तरह के साइजेस में आते हैं। पाँव की नलियों में ज़्यादातर ज़्यादा बड़े साइज़ की शीट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसका साइज़ नली का बड़ा होता है। हाथ की नली में यूजली कम से कम एक आध फ्रेंच पाँव की नली के कंपैरिजन में छोटा शीट यूज़ करते हैं, क्योंकि वो नलियों का साइज़ थोड़ा छोटा रहता है। हाथ की नली से एंजियोग्राफी करने का फ़ायदा ये है कि उसमें कॉम्प्लिकेशन का चांस, ब्लीडिंग का चांस कम रहता है। पाँव की नली में कंपेरेटिवली थोड़ा ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन का चांस ज़्यादा रहता है, लेकिन क्योंकि पाँव की नली का साइज़ बड़ा रहता है और वो बार बार क्लॉट होने का उसमें रिस्क कंपेरेटिवली कम रहता है, तो इसलिए कई लोग पाँव की नली को प्रेफर करते हैं। पेशेंट कंफर्ट ज़्यादातर हाथ की नली की एंजियोग्राफी में होता है, क्योंकि पेशेंट तुरंत ही प्रोसीजर के बाद चलना फिरना चालू कर सकता है, जबकि पाँव की नली में एंजियोग्राफी करते हैं तो पेशेंट को एटलीस्ट 6 घंटे तक सीधा लेटे रहना पड़ता है, उसे चलना फिरना एक दिन के लिए मना किया जाता है, क्योंकि पेशेंट के लिए कई बार अनकंफर्टेबल होता है, कई बार यूरिन भी रिटेंशन हो सकता है अगर पेशेंट को पाँव से एंजियोग्राफी किया जाए, तो इसलिए ज़्यादातर पेशेंट में हाथ से ही एंजियोग्राफी आजकल प्रीफर करते हैं। रेडियल और फीमोरल रूट एंजियोग्राफी पर डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे किया है, तो आपको चाहे तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। एक बार शीट अगर हमने डाल दी तो उसी शीट के थ्रू हम एक गाइड वायर के थ्रू 0.038 का डायमेंशन होता है, वो वायर के थ्रू PTFE वायर बोलते हैं, उसके ऊपर एक कैथेटर, डायग्नोस्टिक कैथेटर हार्ट के पास लेके जाते हैं, वो पूरा इस एंगल से होते हुए हार्ट पर जाता है और उसको हार्ट के पास कैनुलेट करते हैं। और जो हार्ट नॉर्मली तो देखिए हार्ट के अंदर क्या है कि जो नलियाँ होती है वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि फ्लोरोस्कोपी मशीन जो है वो एक एक्सरे जैसी मशीन होती है, कैथ लैब में वो रखी होती है, तो वहाँ पे जब हम पेशेंट को लेटाते हैं अगर डायरेक्ट अगर हम मशीन से पेशेंट को अगर व्यू करने की कोशिश करें तो नली नहीं दिखाई देगी, रेडिएशन बीम डायरेक्टली ब्लड के थ्रू एंड थ्रू पास हो जाएंगे, तो नलियाँ प्रॉपरली दिखे इसलिए वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करना ज़रूरी है। जैसे ही कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं उसी सेम टाइम पे मशीन का डिटेक्शन ऑन किया जाता है,
जिसमें रेडिएशन की बीम बॉडी के थ्रू एंड थ्रू क्रॉस करती है और दूसरी तरफ रखे हुए डिटेक्टर पर पड़ती है। तो जो एरिया में कॉन्ट्रास्ट भरा हुआ है वो एरिया दूसरे एरिया में वहाँ पे उसकी इमेज वैसे बनेगी कि वहाँ रेडिएशन क्रॉस नहीं हो पाएगा। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट देने का पर्पज़ ये है कि वो रेडिएशन की बीम को क्रॉस होने नहीं देता है, जिसकी वजह से दूसरे साइड पर एक आर्टिफैक्ट या एक इमेज क्रिएट होती है और वो इमेज को डिजिटली इमेज इंटेंसिफायर द्वारा डिजिटली कन्वर्ट करके मशीन पर या स्क्रीन पर दिखाया जाता है। उस इमेज के बेसिस पर डॉक्टर इंटरप्रेट कर सकते हैं कि पेशेंट को नली में कैसा कंडीशन है, नली का साइज़ कैसा है, डायमीटर कैसा है, लेंथ कैसी है, फ्लो कैसा है, ब्लॉकेज है कि नहीं और ब्लॉकेज है तो कितना परसेंट है। वो मशीन पर जो पिक्चर आती है उसके बेसिस पर डॉक्टर इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए जहाँ पे नली चौड़ी है वहाँ पूरा नली कॉन्ट्रास्ट से भर जाएगा और नली एक समान दिखाई देगी, पर कोई जगह पर अगर नली में दोनों तरफ अगर कचरा भरा हुआ है तो वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को बहने के लिए बहुत कम जगह मिलेगा, मतलब कॉन्ट्रास्ट बहुत कम स्पेस में से निकलेगा। तो वो एरिया में नली आपको मशीन पर आप देखोगे तो पतली दिखाई देगी, बाकी जगह चौड़ी दिखाई देगी जो उसका नॉर्मल डायमीटर है जहाँ पूरा कॉन्ट्रास्ट भरा हुआ है। कुछ पोर्शन आपको पतला दिखाई देगा जहाँ पे दोनों तरफ ब्लॉकेज होने की वजह से कॉन्ट्रास्ट नहीं भर पा रहा है। तो वो पतला एरिया को आप इंटरप्रेट करते हो कि वहाँ पे ब्लॉकेज है और उसको फिर ट्रीटमेंट के लिए प्लान किया जाता है। एंजियोप्लास्टी क्या होती है वो हम सेपरेट वीडियो करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें कैथेटर को जब वहाँ पे लेके जाते हैं तो ज़्यादातर कैथेटर को कैन्युलेट जब नली में किया जाता है, नली का जो एरिया जहाँ से नली चालू होती है उसको ऑस्टियम बोलते हैं, वहाँ पे कैथेटर को बिठाया जाता है। ये कैथेटर को बिठाने का प्रोसेस अंदाज से ही होता है, एक्सपीरियंस के साथ कैथेटर्स को अलग अलग शेप्स के कैथेटर आते हैं, उसको अंदाज से कैथेटर अपने एक्सपीरियंस के द्वारा कार्डियोलॉजिस्ट वहाँ पे नली पर बैठा देता है और ताकि कैथेटर का जो टिप है वो नली के टिप पर जाके एंगेज हो जाए, तो एंगेजमेंट ऑफ कैथेटर बोलते हैं। और जब ये एंगेज हो जाए और मूवमेंट सिंक्रोनाइज हो जाए तो मशीन को अलग अलग एंगल में ले जाकर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है और हर एंगल में फ़ोटो ली जाती है। मान लीजिए एक पेशेंट को अगर हमको एक नली को 4 एंगल से नॉर्मली या 5-6 एंगल से देखना होता है तो वो अलग अलग एंगल्स पे मशीन की जो गैंट्री है मूवमेंट की उसको रोटेट करके अलग अलग एंगल्स पे उसको ले जाया जाता है, अलग अलग एंगल से उसी नली का फोटो आ जाए। अलग अलग एंगल से देखने का पर्पज़ ये है कि बेसिकली नली में जो ब्लॉकेज है वो किसी एंगल में ज़्यादा किसी एंगल में कम हो सकता है। तो हमेशा माना जाता है कि 2 ऑर्थोगोनल व्यूज़ में या 90 डिग्री के ऑपोजिट डायरेक्शन से अगर नली को देखा जाए तो आप बेटर इंटरप्रेट कर सकते हो कि नली में कहाँ पे ब्लॉकेज है। नहीं तो कई बार कोई जगह पे नली टेढ़ी मेढ़ी हो तो किसी एंगल में आपको ब्लॉकेज ज़्यादा दिखेगा, किसी एंगल में कम दिखेगा। जो ब्लॉकेज मल्टीपल व्यूज़ में कंफर्म हो रहा है कि ज़्यादा है उसी को अपन सिग्निफिकेंट मानते हैं। अगर कोई ब्लॉकेज किसी एंगल में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, किसी एंगल में कम, तो फिर आपको ये मानना पड़ता है कि यार जज करना पड़ता है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होने का चांस है, कौन सा मल्टीपल व्यू में ज़्यादा वैसा दिख रहा है ब्लॉकेज, कहाँ 60 दिख रहा है, कहाँ 70 दिख रहा है। तो उस हिसाब से फिर कई बार जजमेंट लिया जाता है कि ब्लॉकेज कितना % है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट का डिसीजन लिया जाता है। ये ज़्यादातर जो भी मशीन में डेटा है वो सेव हो जाता है और फिर बाद में उसको डाइकॉम फॉर्मेट, एक सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट होता है, इसको डाइकॉम बोलते हैं, उस फॉर्मेट में सेव करके फिर उसको CD में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यूजली ये काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये CD कंप्यूटर में नहीं चलती, सॉफ्टवेयर लैपटॉप में नहीं चलता। तो इसमें क्या स्पेसिफिक डिज़ाइन डाइकॉम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हर मशीन में चले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर CDs में इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आता है तो जब आप उसको प्ले करोगे तो चलना चाहिए वो, पर कभी कभी नहीं चले, वैसा भी हो सकता है। कोई कंप्यूटर या कोई सॉफ्टवेयर डाइकॉम को सपोर्ट ना करे, ऐसा हो सकता है, तो वो CD में सेव कर दिया जाता है। इसके बाद जब लेफ़्ट साइड की नली को कैन्युलेट करके हर नली का अलग अलग एंगल्स में 4 से 6 व्यूज़ अगर ले लेते हैं तो उसके बाद राइट साइड की नली को कैन्युलेट करते हैं। ये सीक्वेंस उल्टा भी हो सकता है, पहले राइट को करें फिर लेफ्ट को करें, वैसा भी हो सकता है। राइट को नली को कैन्युलेट करके उसके भी 2 से 3 व्यूज़ ले लेते हैं। कभी कभी अगर नली बिल्कुल सिंपल है या पेशेंट हाई रिस्क है या कॉन्ट्रास्ट देने से पेशेंट को साइड इफेक्ट होने का चांस है तो कम शूट्स लेते हैं, मतलब लेफ्ट साइड के 2 या 3 शूट और राइट साइड का 1 या 2 शूट ऐसा भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में हम बहुत ज़्यादा शूट्स लें। अगर किसी पर्टिकुलर पेशेंट में हमको ऐसा लगता है कि ब्लॉकेज डिफाइन नहीं हो रहा है या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कि समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर मल्टीपल तरह के एंगल से उसको और ज़्यादा शूट्स लेकर डिफाइन करना पड़ता है, ताकि जब एंजियोग्राफी कंप्लीट हो तो ऑपरेटर के दिमाग में क्लियर कट डिसीजन बन जाए कि इसमें एंजियोप्लास्टी करनी है कि बाईपास करना है कि क्या करना है, वो डिसाइड कर पाए। तो मल्टीपल एंगल से शूट ले लिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक बार एंजियोग्राफी कर लिया तो आप बार बार तो नहीं कर सकते कि यार ये शूट छूट गया, वो शूट छूट गया, अभी फिर से ले टेबल पे, फिर से पंचर करो, फिर से वही माता पच्ची करो। तो एक बार में आप ज़्यादातर जितने भी आपको लगता है एंगल्स ज़रूरी है वो ऑपरेटर उसकी शूट्स ले लेता है, फिर वो मशीन में सेव हो जाता है। बाद में आप उसको चाहे तो डेटा को वापस रिट्रीव करके चेक भी कर सकते हो कि ब्लॉकेज कहाँ पे था क्या नहीं। और इसमें सबसे अच्छा चीज़ ये है कि वो CD में सेव हो जाता है, तो आप कहीं और डॉक्टर के पास ले आके सेकंड ओपिनियन भी अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि वो इमेजेस जितने भी एंगल में करने वाले डॉक्टर ने सेव किए हैं
वो सारे इमेजेस दूसरे डॉक्टर को मिल जाते हैं, तो उसके बेसिस पे वो अपना डेटा को डिसाइड कर सकता है कि भाई इसमें ब्लॉकेज कैसा है और एंजियोप्लास्टी करनी है कि नहीं। तो इसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, क्योंकि इसमें क्या है कि सब चीज़ सीडी में सेव हो जाता है, जो कि गलत होने का चांस बहुत कम है। तो इसमें क्या है कि वो सीडी को आप 10 जगह ले आकर चेक करवा सकते हो कि भाई इसमें मेरे को इतना ब्लॉकेज बोला, इसमें स्टेंट करना है कि नहीं करना है। अलग अलग डॉक्टर्स का ओपिनियन अलग अलग थोड़ा बहुत हो सकता है सीडी के बेसिस पे, पर सीडी में रिपोर्टिंग पूरी तरह गलत हो या ब्लॉकेजेस में 5-7% का वेरिएशन अलग अलग ऑपरेटर अपने हिसाब से बोल सकते हैं, क्योंकि एंजियोग्राफी में क्या है, जो परसेंटेज है ब्लॉकेज का वो मशीन के हिसाब से नहीं आता, वो देख के अंदाज से ही कार्डियोलॉजिस्ट आपको बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर ब्लॉकेज को कोई कार्डियोलॉजिस्ट 70 बोले, कोई 75 बोले, कोई 80 बोले, ऐसा वेरिएशन थोड़ा बहुत आ सकता है। पर ऐसा नहीं होगा कि एक कार्डियोलॉजिस्ट 80 बोल रहा है, दूसरा 20 बोल रहा है या 30 बोल रहा है, इतना वेरिएशन यूजली नहीं आता, अनलेस वो कार्डियोलॉजिस्ट की कोई गलती हो, उसने गलत तरह से इंटरप्रेट किया, या वो व्यू में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है कि जिसमें व्यू प्रॉपरली नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से वो डिफाइन नहीं हो पा रहा ब्लॉकेज। पर अदरवाइज ग्रॉस डिफरेंस या एरर्स होने का चांस इसमें ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, और इंटरनेशनली इसका डेटा कहीं पर भी रिप्रोड्यूसिबल है, तो इसमें गलती होने का चांस काफ़ी कम है। तो एक बार ये सारे डेटा अगर सेव हो जाए तो फिर आप कैथेटर और जो वायर आपने हार्ट के पास लेके गए थे उसको बाहर निकाल देते हैं, और जब अगर एंजियोप्लास्टी अगर कुछ नहीं करनी है तो जो शीट आपने हाथ में डाला था उसको भी निकाल देते हैं, और वहाँ पे थोड़ी देर आपको कंप्रेशन देना पड़ता है, ताकि वो, क्योंकि आर्टरी में बहुत हाई प्रेशर में ब्लड बहता है, तो उसमें अगर आपने ज़्यादा देर प्रेशर नहीं दिया तो तुरंत ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर ब्लीडिंग एक बार रुक जाती है तो वहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग एक डायनाप्लास्टर वहाँ पे लगा देते हैं। वो डायनाप्लास्टर लगाने के बाद उसको 2 से 3 घंटे या 4 घंटे तक उसको रखा जाता है, कभी कभी ओवरनाइट भी छोड़ा जा सकता है, और अगले दिन वो प्लास्टर को निकाल दिया जाता है। जो प्लास्टर निकालने के बाद जो पंचर साइट या वुंड है वहाँ पे कुछ ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ड्रेसिंग वेसिंग उसकी करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें चाहो तो आप एक बैंडेड या इस तरह का कुछ लगा सकते हैं, अगर आपको वहाँ पे छोटा सा जो छेद है उसको कवर करना चाह रहे हो तो। उसमें कोई एंटीसेप्टिक सोल्यूशंस वगैरह लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रेडियल एंजियो के बाद पेशेंट को तुरंत ही 5 मिनट के बाद भी चलने को अलाउ किया जा सकता है। फीमोरल एंजियो में 6 घंटे तक पेशेंट को लेटा रहना पड़ता है। पेशेंट को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉन्ट्रास्ट का एलर्जी या कोई इस तरह का प्रॉब्लम या फेलियर वगैरह कुछ नहीं है तो फिर पेशेंट को शिफ्ट कर दिया जाता है, और पेशेंट को 2 घंटे में रेडियल एंजियो में और लगभग 6 घंटे में फीमोरल एंजियो के पेशेंट्स में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि 24 से 48 घंटे तो कोई बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग या बहुत मेहनत का बहुत ज़्यादा काम नहीं करे, ताकि वो जो पंचर साइट है वहाँ पे दोबारा ब्लीडिंग का चांस ना हो, और 24 घंटे में ज़्यादातर वो घाव भर जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इन्फेक्शन हो, कुछ पंचर साइट रिलेटेड कोई स्पेसिफिक इशू पेशेंट को हो रहा है तो उसको वापस आके दिखाने को बोला जाता है। ज़्यादातर पेशेंट को मैं तो एटलीस्ट ये बोलता हूँ कि 10 दिन के बाद एक बार वापस आके दिखा दो, ताकि पंचर साइट रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको जज किया जा सके और उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने एंजियोग्राफी के स्टेप्स के बारे में बात करी, क्या क्या तरह से एंजियोग्राफी करते हैं, किस तरह से एंजियोग्राफी होता है और उसका बेसिक स्टेप्स क्या है। सीटी एंजियो और रेगुलर एंजियो के बीच में डिफरेंस का हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया, जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर एंजियोप्लास्टी के स्टेप्स, बाईपास के स्टेप्स या इस तरह के अलग अलग चीज़ों की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इस तरह के सारे टॉपिक्स अवेलेबल है। एंजियोप्लास्टी और बाईपास का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो उसमें आपको इस तरह के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। स्पेसिफिकली एंजियोप्लास्टी और बाईपास के स्टेप्स पर जो हमने वीडियो किया है मैं वो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर चेकआउट करें, आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा।